सो आज का जो हमारा वीडियो है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। और एक्चुअल में अब आपके जो जेई मेंस 2025 का जो पहला सेशन है वो भी काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस टाइम पे तो इंटरनेट बिल्कुल भरा हुआ रहता है बहुत सारी वीडियो से कि ये कर लो, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 99 परसेंटाइल आ जाएगा, 99.9 परसेंटाइल से ऊपर गारंटीड है 2 महीने में, जो कि 2 साल में नहीं कर पाया बच्चा। एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं कि इन 2 महीने में कुछ कुछ चैप्टर्स वगैरह कर करा के वो 99 परसेंटाइल या 99.9 परसेंटाइल से ऊपर अचीव कर सकता है ईजिली। दैट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब कई हद तक पॉसिबल भी हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, आई डोंट नो, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही ठीक ठाक चल रही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की परफॉर्मेंस आप दे रहे हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की प्रिपरेशन आपकी चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाँ आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन चल रही है। मतलब कि टेस्ट में भी नंबर ठीक आ रहे हैं, किसी के 300 में से 180 प्लस आ रहे होंगे, 200 प्लस आ रहे होंगे, किसी के 250 प्लस आ रहे होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर स्टक हो गया होगा 80 पे, 100 पे, 120 पे, 150 पे स्टक हो गया होगा। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 100 वाला चाहता है कि भैया मेरा स्कोर एटलीस्ट 150 तक जाए, 80 वाला चाहता है कि मिनिमम 120 130 तक टच करूं, ताकि एटलीस्ट कट ऑफ क्रॉस करके एक अच्छे स्कोर में जा सकूं, ताकि जे एडवांस के पेपर के लिए एलिजिबल हो सकूं। और 150 वाला ये सोचेगा कि 99 परसेंटाइल या अबव 99 परसेंटाइल को मैं टारगेट कर सकूं। तो इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल होती है। अब कोई बच्चा बिल्कुल ही निगेटिव में घुसा हुआ है, जीरो लेवल प्रिपरेशन है, ये भी नहीं पता, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर तक नहीं पता, और बस चाहता है कि बस 2 महीने में कुछ कुछ करके 99 परसेंटाइल आ जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक भी चल रही है, 80 to 100 या फिर 80 से लेके ऊपर कहीं भी आप स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक चल रही है और आप उसको थोड़ा बहुत बूस्टअप करके एटलीस्ट 40-50 नंबर अभी से आप ऐड इजीली कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ों में फोकस करके। स्पेशली आज हम मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करेंगे। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए होंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, तो आप प्लीज़ मेरे को बताना, मैं इसी तरीके की वीडियोस उसी पे भी ले आऊँगा। आज बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि बेसिकली ये ऐसा माना जा रहा है कि, मेरे को तो लगता नहीं बट हाँ कई बच्चों ने ऐसा कह रखा है कि इस वाले सेक्शन से जो है वो लिटरली टफर साइड के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि अब बंद हो चुका है 2024 से। क्योंकि 2024 से थोड़ा सा सिलेबस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब सिलेबस का रिडक्शन होने के कारण क्या हुआ है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो ज़्यादा इधर उधर तरीके के क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा है। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर सेट से ही क्वेश्चन पूछ पा रहा है। जैसे अगर हम बात करें कोनिक सेक्शंस की, तो जितना उसने सिलेबस में लिखा है उसी सिलेबस में कंस्ट्रेंट वो बच चुका है। अब उसी सिलेबस के कंस्ट्रेंट में बच के वो कितनी नई चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकता है, कुछ टफ कैलकुलेशन ऐड कर सकता है, उसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट का वो यूज़ कर सकता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन को कठिन बना सकता है। बट एज सच अब कोई उतना टफ डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का नहीं रह गया जो आपको 2023 22 21 में देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने इस बचे हुए टाइम को 2 महीने के, अगर अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम गिने, अक्टूबर लगभग चला गया, नवंबर या फिर दिसंबर, ये आपके पास जो बचे हैं 2 महीने बचे हैं। 2 महीने का मतलब 60 दिन और 10 दिन यहाँ के मान लो, तो 70 डेज, 70 से 80 दिन आपके पास बचे हैं। अब आप इस जो दिन है इसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालोगे, मतलब आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये 70 से 80 दिन आपके लाइफ के सबसे अच्छे और बेहतरीन 70 से 80 दिन बन पाए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में हमारे पास सिलेबस बिल्कुल आसान सा है। जब हम पहली यूनिट की बात करते हैं, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल लेवल पे आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हुआ जा सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले इन सब की बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब के बारे में आपको पता है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि एक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन और एक फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, यहाँ पर 1 1 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल पे। इनटू ऑन टू के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इन तरीके के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन यूज़ होता है, पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अपन इसमें मिला देते हैं। ठीक है, आई होप कि वाले केसेस आप सबने कवर करे होंगे, एटलीस्ट इतना बेसिक लेवल का तो आपका चल रहा होगा। अगर नहीं भी करे हैं तो अभी भी आप उन केसेस को कवर कर सकते हो। वो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आराम से मिल जाएंगे। जेई मेंस ही इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर रिलेशन और फंक्शन की, रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डाल के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी पार्ट सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन की बात। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका जरा सिलेबस देखना और किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसने दोनों को मिक्स एक टुगेदर एक टॉपिक मान रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसने क्या क्या बोल रखा है, बिल्कुल बेसिक बोल रखा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल
वगैरह वगैरह बोल रखा है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अर्गन प्लेन की बात करी है, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात करी है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस बस 3 लाइन लिख रखी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, दैट इज ऑल्सो अ क्लास 10 सिलेबस। अगर कोई बच्चा क्लास 10 की बात करता है तो इनमें से कुछ टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है भैया पेपर में कि पेपर के टाइम पे क्वेश्चन नहीं बनते, या फिर कि सिलेबस तो हमारा पूरा कंप्लीट है। आई होप कि इतना बेसिक लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबने पढ़ा होगा। बट ऐसा क्या होता है पेपर के टाइम पे कि यार जब कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पर वो हम बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हैं, वो क्वेश्चन अपन से बन ही नहीं पाता है। ऐसी क्या हरकत हो जाती है? वो इसलिए होती है क्योंकि बस सिलेबस कंप्लीशन के मज़े मज़े में आप वन शॉट देखे जा रहे हो कि किसी भी पर्टिकुलर चैनल का या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग का आपने वन शॉट उठाया कि हाँ भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट है, इसने सर्कल भी पढ़ा दिया, इसने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी पढ़ा दी, पैराबोला भी पढ़ा दी, इलिप्स भी पढ़ा दिया, इसने अपन को ज्योमेट्री भी समझा दी, इसने सारे के सारे अर्गन के वो आर्ग्यूमेंट के स्पेशल केसेस भी अपन को पढ़ा दिए। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो बढ़ ली, पर फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड नहीं देखते आ रहे हो। एटलीस्ट एक बार 2024 के जो मेंस के पेपर हैं एक एक करके मैथमेटिक्स के, उनको सारे के सारे उठा के सॉल्व करना शुरू करो, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो आपके पास नया सिलेबस आ रखा है उन्हीं पैटर्न के ऊपर वो लगभग बेस्ड है आपके पास। तो अगर उन्हीं पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वहीं अगर आप पढ़े रहोगे कि यार वन शॉट ही देखते रहता हूँ तो एग्जाम के एक दिन पहले भी आप अपनी थ्योरी को ही खत्म कर रहे होगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपके पास सिलेबस है, ये मेरे पास 3 यूनिट है, ये आपके पास सिलेबस है, और ये बगल में पड़ी है एक और यूनिट, ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेबस है, और ये इसके बाद बाइनोमियल का अपन का सिलेबस है। बाइनोमियल जिसमें बच्चे 2-2 3-3 महीने लगा देते हैं, ये बाइनोमियल का सिलेबस है कि एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, उसका जनरल टर्म, उसका मिडल टर्म और उसके सिंपल एप्लीकेशन। अब ये जो इसने चीज़ लिखी है ना सिंपल एप्लीकेशन, इन सिंपल एप्लीकेशन में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है, और फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का मतलब 1+x⁴n के जो अपने पास एक्सपेंशन होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, और उनके मिडिल टर्म के बारे में, जनरल टर्म के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। ये मेरे को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आप चाहता हूँ कि एक बार सिलेबस का ओवरव्यू लो और अपने आप से पूछो कि यार लिटरली में मेरा सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद भी मैं सिलेबस के पीछे भाग रहा हूँ। तो पहले तो ये गलती बंद करो कि यार सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी आप सिलेबस के पीछे भाग रहे हो। आपकी जो चीज़ लैक हो रही है दैट इज़ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आप प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो अभी भी। जब तक आप प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन नहीं लगाओगे वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि मेंस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। कई कबार मेंस में बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डायरेक्टली रिपीट आउट हो जाते हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने पास क्या बोल रखा है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर एएम जीएम हो गया है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसमें एक और चीज़ साथ में इंक्लूड कर लेना, दैट इज एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, वो भी आपसे पूछी जा रही है। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक, इस पर कोई क्वेश्चन बेस नहीं आता। ज्योमेट्रिक मीन्स, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, ये हमेशा क्वेश्चन के बीच में लगती है। एएम और जीएम इनइक्वालिटी जो होती है वो हमेशा बीच में लगती है, दैट इज एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ याद होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन के आपको सारे केसेस याद होने चाहिए, सारी जो स्पेशल सीरीज आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनती है वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, समेशन का प्रॉपर यूज़ आपको आना चाहिए, जो रेनिंग प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, मेथड ऑफ डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, और जो रीकैंसिलेशन वाली सीरीज़ होती है वो भी आपको आनी चाहिए। डबल समेशन प्रॉब्लम भी अगर वैसे पूछता तो नहीं, अगर पूछ ले तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर कवर हो चुकी है। इसने बस ओवरव्यू दे रखा है सिलेबस का ऊपर ही ऊपर कि हाँ भैया ये सिलेबस है, बट इनके अंदर इन डेप्थ जाके देखोगे तो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो ये सारी की सारी सीरीज़ मान लेता है, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हो, मेथड ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ डिफरेंस, रेनिंग प्रॉब्लम, रीकैंसिलेशन प्रॉब्लम, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अपना सिलेबस हो गया लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। इसके अंदर भी उसने सारी की सारी बेसिक की बात करी है, डिफरेंशिएशन की बात करी है, प्रोडक्ट हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिगो डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, आप कहोगे कि जिसका एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डेस एक्स इज ग्रेटर लेस देन जीरो दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब कई कबार ऐसे फंक्शन आपके पास आ जाते हैं कि उनको डिफरेंशिएट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ग्राफ की मदद से उनके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी होती है, या फिर कई कबार मैक्सिमम मिनिमम में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन भी टेस्ट हो जाता है। और बेसिक जो लिमिट्स हो गए अपने पास, यहाँ पर इसने ये भी बोल रखा है ग्राफ्स ऑफ सिंपल फंक्शंस। यहाँ पर आपके पास सिंपल फंक्शंस का मतलब है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के भी आपसे ग्राफ पूछ सकता है। ये साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इनके लिए दोनों फंक्शन बराबर है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का भी आपसे ग्राफ पूछ सकता है।
ठीक है। इसके बाद देखो ये अपने पास एक और यूनिट है जिसका सिलेबस के बारे में हम आपको दिखाने आए हैं, दैट इज ऑफ कोऑर्डिनेट, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसने एक बड़ी बड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ लिख ली है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, जिसके ऊपर आजकल एडवांस भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया है। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है लेबनीज वगैरह लगा के, वो भी अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और इसके बाहर आपको इंटीग्रेशन डालने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म्स हो गई, इसके बाहर आपको इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। इसके अगर मैं आपको दो लेवल की बात करूं इंटीग्रल कैलकुलस के, अपन से इसने किस किस तरीके के इंटीग्रेशन की बात की है। सबसे पहले पूछा है इसने इंटीग्रेशन dx/x² + a² dx/ ये, आप सबको ये सारे केसेस पता होंगे, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने के लिए बैठाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। एक बार आप क्विक रिवीजन में लोगे तो भी आपको ये सारे केसेस आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन करके क्वेश्चन का आपको किस तरीके से फंसाया जाता है। और इसके बाद एक आध यूनिट और बची है, वो भी देख लेते हैं, दैट इज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हम बात करें, तो अपन से पूछा है वेरियस फॉर्म्स इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन, कंडीशन फॉर कंकरेंसी, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ अ लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये जो चीज़ देखी है ना यहाँ पर से, ये वाली चीज़ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये वाली चीज़ में थोड़ा सा फोकस करने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो होती है कई कबार आपके पास फंसाने वाली चीज़ें बन जाती हैं। क्योंकि कई कबार बच्चे से स्किप करके जाते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चलते रहता है। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियरिटी के साथ याद होनी चाहिए। इसके बाद वही अपना सर्कल, कोनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसने तीनों को एक ही में मिक्सअप करके डाल दिया। उन सब की कॉमन इक्वेशंस, उन सब के कॉमन कोऑर्डिनेट्स, उन सब के स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उनके बेसिक कर्व्स। ठीक है, अब एक बात करते हैं, मैं आपको दो लेवल दिखाता हूँ मेंस के। दो लेवल बेसिकली अगर आप देखोगे, ये देखो, ये मैं दो क्वेश्चन ला रखा हूँ, ये बेसिकली इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन है। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ला रखा हूँ, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसे मैं बोल रहा हूँ लेवल 1, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ लेवल 1, इसे मैं मेंस का लेवल 1 बोल रहा हूँ। अब इसे लेवल 1 क्यों बोल रहा हूँ, पहले इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व नहीं करके देखते हैं, एटलीस्ट इतना कर लेते हैं, जिसके बाद आप इसे सॉल्व कराओ। हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि dx/√, प्लस अंडर की फॉर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, दैट इज ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन की मदद से इसको ओरली 2-3 स्टेप में सॉल्व करा जा सकता है। यहाँ पर आ जाएगा dx, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + x माइनस √1 + x, अपॉन नीचे मेरे पास कितना बन जाएगा, नीचे मेरे पास बन जाएगा 3 + x माइनस 1 माइनस का x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 मेरे पास बाहर आ जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 + x की पावर 1/2, प्लस यहाँ पर सॉरी बीच में निगेटिव है मेरे पास, निगेटिव यहाँ पर बन जाएगा 1 + x की पावर 1/2, और इसके पूरे में dx। अब यहाँ पर लगाना है आपको बच्चों x की पावर n का इंटीग्रेशन, यहाँ पर लगाना है आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना है। ये कुछ इस फॉर्म का बन के आ रहा होगा, और इस फॉर्म का जब बन के आ जाएगा तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है, और इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, आपको डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ना है, दैट इज लेवल 1। इसमें बहुत ही ये बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन भी नहीं है। जब अपन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं तब इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं कि यार नीचे रूट आ जाए तो रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो डायरेक्टली रिजल्ट आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हटके था, यहाँ पर आपको बस रेशनलाइज करके चीज़ों को एनालाइज करके यहाँ पर आपको बताना था। अब इसी के नीचे जस्ट मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके को लग सकता है कि थोड़ा सा जरा हट के, इसको मैं कहता हूँ लेवल 2। इसको मैं लेवल 2 किस लिए कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसके ऊपर डाल देते हैं अपन लेवल 2। ये दोनों मेंस के क्वेश्चन है और सिमिलर शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से 27 जनवरी के शिफ्ट के ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पेपर देख रहा था तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ से उठा लाया। दोनों इंटीग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पर बोल रहा है इफ a, b बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, एक ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस आपको दे रखी हैं, और उसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी आपको दे रखा है, दैट इज 1, 2, 2, 3, 3, 1 आता वर्टाइसेस, एंड a, b इज गिवन टू अस ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ पर अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले एक बेसिक सा यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर इसका ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा होगा, a, b का नाम ले लेते हैं। 3 वर्टाइसेस अपन को गिवन है, एक वर्टाइसेस अपने पास 1, 2, दूसरी वर्टाइसेस अपने पास 3, 1, और ये हो गई अपने पास 2, 3। ये पॉइंट हो गया मेरे पास A, ये पॉइंट हो गया मेरे पास B, ये पॉइंट हो गया मेरे पास C। अपन से अब पूछा है मेरे को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, ये बड़ी बात नहीं है, किंग्स रूल वगैरह वगैरह लगा के आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स A एंड B, क्योंकि जब तक मेरे पास A और B के कोऑर्डिनेट्स निकल के नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं लिमिट ही पुट नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने भी जाऊं, इफ आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, अगर मैं I1 को सॉल्व करने भी जाऊं तो I1 मेरे पास दे रखा है इंटीग्रेशन A से लेके B x टाइम ऑफ साइन इंटू 4x माइनस का x², और यहाँ पर दे रखा है मेरे को dx। अगर अपन यहाँ से
एक्स बाहर भी निकाल लेते हैं तो इस तरीके से अपने पास कुछ अपना इंटीग्रेशन बचता है। अगर इसमें मैं किंग्स रूल लगाने जाऊँ तो यहाँ पर बच जाएगा ए से लेके बी, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस का एक्स, और एक्स की जगह कितना आ जाएगा ए प्लस बी माइनस का एक्स, यहाँ पर भी आपके पास एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा। एक मिनट, इसके लिए आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं ए और बी की वैल्यू निकलती कैसे है, या फिर आप ए प्लस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक अपन ने ये पढ़ा था कि अगर मैं बी से एक लाइन ड्रॉ करूँ, वो उसके ऑर्थो सेंटर से पास करेगी और इसके मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3/2, 5/2। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, डायरेक्टली दिख रहा है नेगेटिव होगा, वरना आप निकाल भी सकते हो इसका और इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप निकालोगे तब भी इस लाइन का स्लोप -1 आएगा। तो यहाँ पर अपने पास आ गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x माइनस का 3, और यहाँ पर अपने पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये अपने पास बन गया। अब ये जो लाइन है ये पास कर रही है इसके ऑर्थो सेंटर से, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट को इसको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। मतलब ए कॉमा बी अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ से आपके पास एक और चीज़ निकल के आ जाएगी, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। ये चीज़ निकल के आ गई। अब आपके पास ये इंटीग्रेशन हो गया चेंज, क्योंकि अपने को ए प्लस बी की वैल्यू पता लग गई है 4। तो इसमें डायरेक्टली आपको क्या लगा देना है, किंग्स रूल लगा देना है, मामला ही खत्म। अगर आपने किंग्स रूल्स में लगा दिया तो डायरेक्टली आपके पास मामला ही खत्म। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो I1 इज इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी, एक्स की जगह कितना आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना बन जाएगा साइन ऑफ 4 माइनस एक्स। एक्स की जगह 4 माइनस एक्स पुट करोगे तो अगेन वो एक्स ही बच जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर एक्स ही बन के आ गया। ये चीज़ बन के आ गई अपने पास। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कुछ नहीं करना है, अब 1 प्लस 2 आपको कर देना है। तो 1 प्लस 2 आप जैसे ही कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर 2I1 इज इक्वल्स टू बनने वाला है इंटीग्रेशन ए से लेके बी। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स, सॉरी 4 भी बचेगा, 4 बाहर निकाल लेते हैं, साइन ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स, या फिर साइन ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वाली जो चीज़ दे रखी है ये आपको क्वेश्चन में I2 दे रखी है। ये आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, शायद I2 दे रखी है। हाँ, ये चीज़ आपको I2 दे रखी है, तो I2 भी अपने पास आ गया। यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I2, या फिर आप और फर्दर कह सकते हो कि I1 अपॉन I2 किसके बराबर आ गया, I1 अपॉन I2 अपने पास बराबर आ गया 2 के। तो अगर I1 अपॉन I2 अपने पास बराबर आ गया 2 के, तो यहाँ से अगर आप पुट करोगे I1 अपॉन I2 को 2 के बराबर, तो 36 इंटू 2 72 इज द डायरेक्ट रिजल्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से लेवलिंग की जाती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन ही इवॉल्व है, पर थोड़ा बहुत इसने स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को बीच में डाल के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बच्चे ऑर्थो सेंटर देखें, क्वेश्चन को छोड़ें, दूसरे क्वेश्चन में जंप करें, ऐसी पैनिक होते होते उनसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। तो एटलीस्ट ऐसी गलती मत करना, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस कंप्लीट है, बस पेपर को जाओ, पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करो। जो चीज़ दिक्कत आती है आंसर देखो, सोल्यूशन देखो, उससे सीखो। थ्योरी में कोई भी कमी नहीं है, दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। अगर कोई बच्चे ने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है तो मैं ये नहीं मानता कि भैया उसकी थ्योरी में गड़बड़ है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। आपको बस प्रिपरेशन ढंग से करनी है, 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो, बिल्कुल ही अच्छे से टेस्ट वगैरह दो और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के पेपर्स को, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। बाकी किसी भी तरीके की मदद होगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेम वीडियो चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, देन यू कैन टेल मी, आई विल देयर टू ब्रिंग दैट वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।